वेलकम टू सक्सेस बेस्टा क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस जो यूपी पीसीएस आप देखेंगे उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का है कि ये सीरीज लेकर आए हुए हैं। दोस्तों इस सीरीज में आज हम 2017 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे यूपी पीसीएस का। और यूपी पीसीएस के पेपर में हम बताएंगे आपको कि आप पेपर यहाँ पर दोस्तों हमने जो पेपर को लिया गया है हमने सारे सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्पेसिफिक हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन की कैटेगरी अलग अलग रखी है। तो जैसे साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल, करंट अफेयर सब कुछ अलग अलग पोर्शन में हमने लेकर कवर किया हुआ है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों 2017 का ये पेपर यूपी पीसीएस का हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि यूपी पीसीएस में लगभग आप देखेंगे 25 से लेके 30 प्रश्न जो होते हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस के पेपर सॉल्यूशन की। आइए दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। इसमें हमने लिया हुआ है सामान्य विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमने सबसे पहले वो पार्ट लिया है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग जो है आपका दर्द महसूस नहीं करेगा। दोस्तों त्वचा बिल्कुल संवेदी अंग है, ये संवेदनाओं का मैसेज देगा। नेत्र में कोई सुई चुभेगा तो आपके संवेदनाएं होगी, मतलब आप महसूस करेंगे। हृदय में अगर कोई सुई चुभेगा तब भी आप महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों सभी संवेदनाओं का जो सेंटर पॉइंट है मस्तिष्क, अगर इसी में सुई चुभ हो जाए तो अब आपको ये दर्द महसूस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें दूसरे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है हिरण, जेब्रा और घोड़ा तीनों में खुर होते हैं, लेकिन गीदड़ जो है गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। ये इस तरीके से ऑप्शन को फ्रेम किया गया, जैसे क्योंकि गीदड़ जो है आमतौर पर समाज में नहीं देखा जाता, ये जंगल में रहने वाला प्राणी है इसलिए। तीसरा क्वेश्चन था फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो दोस्तों फलों के अंदर आपको पता है फलों को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट से ही आपको याद रहेगा फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज फलों के अंदर होता है फ्रक्टोज, यही जो होता है फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक वैसे दोस्तों आप देखेंगे वेकेलाइट, केवलार और लेक्सॉन ये सारे के सारे कृत्रिम बहुलक हैं, लेकिन आप देखेंगे जो रेशम है, रेशम जो है ये प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है उसको निकालना है। आप देखिए एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके कार्य। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन बिल्कुल रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी देखिए मेलाटोनिन, दोस्तों ये निद्रा का नियंत्रण करता है मेलाटोनिन। और ऑक्सीटोसिन आपने देखा होगा गायों और भैंसों के जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते हैं वो स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण कर देते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए चौथा जो है डी पार्ट देखिए गैस्ट्रेन जो होता है ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, जो है रक्तचाप के नियमन के लिए नहीं है गैस्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यूरिया क्या है। आप देखेंगे अगर यूरिया का फॉर्मूले के ऊपर अगर आप जाएंगे तो NH2 का होल ट्वाइस जो होता है और CO, अर्थात ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बन भी यहां पर है, तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होना चाहिए था। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट था। अब देखिए क्वेश्चन 7वां, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध होती है एलपीजी के अंदर वह क्या होती है। तो दोस्तों जो एलपीजी से दुर्गंध निकलती है वो इथाइल मरकेप्टेन जो होता है, इथाइल मरकेप्टेन इसकी दुर्गंध होती है, ऑप्शन डी है। और ये कई बार यूपी पीसीएस में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको उनका एनालिसिस करना है और बताना है कि वो कैसे रिलेटेड है। कथन ए दिया गया था मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। बिल्कुल दोस्तों मानव का शरीर जो होता है इसके अंदर सेलुलोज के पाचन की शक्ति नहीं होती है, ऑप्शन ये पहला तो करेक्ट है। इसका रीजन क्या दिया गया, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम जो होते हैं डायस्टेस विद्यमान रहता है,
बिल्कुल दोस्तों, जो स्टार्च अपघटक एंजाइम होता है डायस्टेज, ये बिल्कुल विद्यमान रहता है, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन इसका पहले ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, तो इसका मतलब ये रीजन थोड़ी है उसका, स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये खुद में करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब है दोनों जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम आपको पता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम है। अब ये देखिए प्रति अरक्तता का कारक है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन सी देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ये प्रति स्कर्वी का कारक होता है, और ये भी करेक्ट है। विटामिन डी दोस्तों, विटामिन डी, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी की वजह से रिकेट्स, हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, तो वो रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये वंध्यता रोधी नहीं होना चाहिए था, विटामिन ई होता है वंध्यता रोधी, लेकिन विटामिन डी जो होता है ये प्रति रिकेट्स, एंटी रिकेट्स का काम करता है। इसका मतलब कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यही सही सुमेलित नहीं था। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, विटामिन के जो है, विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां है आयोडीन की कमी से क्या होता है। दोस्तों आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। अगर आप देखेंगे रतौंधी रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, रतौंधी रोग। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। आप दोस्तों देखिए एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला CH3COOH जो होता है ये होता है एसिटिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड है ये दूध और दही में, आप देखेंगे दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो है, दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। वहीं आप देखेंगे सिट्रिक एसिड जो है खट्टे पदार्थ, अगर आप देखेंगे जैसे नींबू में जो पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन यहां पर जो दिया गया है जैसे अंगूर, इमली तथा केला, इसमें प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक एसिड जो होता है, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12वां है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है। दोस्तों आपको पता है मिट्टी का तेल बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित करता है, डीजल, कोयला, जितने भी कार्बनिक हैं वो तो सारे पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। मतलब मस्तिष्क और शरीर का अनुपात अगर आप देखेंगे तो चींटी जो है, चींटी का मस्तिष्क जो होता है वो उसके शरीर के अनुपात में काफी ज्यादा बड़ा होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से डॉपलर इफेक्ट जो होता है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक सुरंग में 100 वाट का क्षमता वाला 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खपत कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता है यूनिट जो होता है, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट जो होता है वाट, जितने वाट का बल्ब लगा हुआ है पावर P, इसे P से डिनोट करते हैं, और वाट गुणा घंटा होता है, जितने घंटे तक वह जल रहा है, गुणा आपको यहाँ पर होगा अगर दिन है, दिनों की संख्या दी गई है तो उसका गुणा कीजिए, और अगर दिन के बाद महीनों की संख्या दी गई है तो उनका गुणा कीजिए, इस तरीके से, और डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो देखिए कितने पावर का वो बल्ब है, 100 वाट के बल्ब हैं, और कितने जल रहे हैं जो उनका नंबर है, नंबर से भी इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हैं बल्ब, 5 बल्ब हैं, 100 वाट के 5 बल्ब हैं,
कितनी देर तक जल रहे हैं, 20 घंटे तक जल रहे हैं। 20 बटा 1000 कर दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा, ये देखिए 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, मतलब 10 यूनिट जो है वो खपत होगी, 10 यूनिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त का मीन्स होता है, जैसे अगर आपने मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया और आप इसमें चीनी डालते गए, चीनी डालने का मतलब हो गया आप जब तक ये चीनी इसमें पूर्णतः घुलती रहेगी तब तक ये जो होगा संतृप्त नहीं होगा। मतलब इसे संतृप्त का मतलब एक तरीके से संतुष्ट और असंतुष्ट से ले लीजिए। मतलब आप जब तक इसमें पानी में चीनी डालते रहेंगे, अगर घुलती रह रही है तब तक ये असंतृप्त रहेगा। लेकिन जैसे ही एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब आप इसमें जैसी चीनी डालेंगे तो वह घुलना बंद हो जाएगी, तब हम कह देंगे ये संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। बस इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए असंतृप्त की बात हो रही है। असंतृप्त का मतलब इसमें जो चीनी डाली गई है पानी के अंदर वह पूर्णतः घुल चुकी है, इसीलिए यहां असंतृप्त बात की गई है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। दोस्तों आपको पता है अगर आप किसी पानी में अगर चीनी डालेंगे तो उसका द्रव्यमान बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि चीनी का द्रव्यमान कहाँ रहेगा, पानी के अंदर ही जाएगा, और उसका घनत्व डेंसिटी बिल्कुल बदलेगी। आप देखेंगे अगर जब भी आप पानी में चीनी डालते हैं तो उसकी डेंसिटी मतलब है गाढ़ा होता जाता है, तो इसका मतलब है घनत्व उसका बदल जाएगा। सांद्रता कंसंट्रेशन, उसी गाढ़ेपन की माप को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, सांद्रता, वह भी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे आयतन नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो पानी के जो कण हैं, पानी के जो अणु हैं, उनके बीच जो है वह चीनी घुल जाएगी और वह जो रिक्त स्थान है वह स्थान को ले लेगी, जिस वजह से आयतन जो है उनका अपरिवर्तित रहेगा। इस वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, जब आप देखेंगे आपके मोबाइल में जो पिन होती है, जब आप इसे 220 वोल्टेज स्विच से इसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपके मोबाइल जो है मोबाइल चार्ज होता है केवल 5 वोल्ट पर। यहाँ 220 वोल्टेज इसको इनपुट मिल रहा है, लेकिन आपके मोबाइल चार्जर जो मोबाइल चार्ज हो रहा है वो 5 वोल्टेज पे हो रहा है, 5 वोल्ट पे। इसका मतलब ये 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। एक अपचाई मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह ये काम कर रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। दोस्तों आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो बसा है, बसा का पाचन किसके द्वारा होता है हमारे शरीर के अंदर, तो बसा का पाचन जो होता है वो पित्त रस होता है, पित्त रस के द्वारा इस बसा का पाचन किया जाता है। आप देखिए यहां पर क्या दिया गया है, पित्ताशय में ही वह पत्थर बन चुका है, जिसे आप देखेंगे यहां पर देखिए जो पित्ताशय है, पित्ताशय में ही पत्थर बना हुआ है, तो इस वजह से पित्ताशय में जब पत्थर है तो पित्तरस का बनना इफेक्टेड होगा। जब पित्तरस ही कम बनेगा तो किसका पाचन प्रभावित होगा, बसा का पाचन प्रभावित होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। आनुवांशिक रोग आपको बताना है। आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो रहा है। आपको पता है जो रंजकहीनता है, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये तीनों के तीनों जो हैं कोई कैसे रोग हैं, ये जेनेटिक आनुवांशिक रोग हैं। लेकिन यहाँ पर विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा है, रतौंधी रोग, तो ये क्या होगा, आनुवांशिक रोग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। कटा हुआ हीरा क्यों चमकेगा दोस्तों, क्योंकि वह जो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा। इसका ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखिए। हम ट्रिक भी बता देते हैं। अफीम, अफीम में देखिए ये फा जो है, फा शब्द आप इसको फल से कनेक्ट कीजिए। फल जिस पौधे में ये उगता है
उस फल, उसका जो पार्ट होता है फल, उसी का पार्ट होता है ये अफीम। अफीम जो होता है वो किससे निकलता है? एक फल से निकलता है। तो फा से फल याद रखिए, अफीम। हींग, हींग का अर्थ आप हीन से याद रखिए, हीन। हीन का मतलब जो सबसे नीचे है। सबसे नीचे क्या होता है? पेड़ के अंदर जड़ होती है। जब सबसे पेड़ के नीचे जड़ होती है तो हींग, हींग क्या होगी? जड़ होगी। इसी शब्द से पकड़ लीजिए। रबर, रबर जो होती है वो तना होती है, तो याद रखिए रबर तना है। कुनैन आपको पता है, कुनैन, ये कुनैन जो है वो छाल से बनती है वृक्ष के, तो कुनैन छाल हो गई। तो ये ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कूट दिया हुआ था, तो हमने आपको बता दिया कि कौन से ऑप्शन किससे मैच होंगे। 22वां क्वेश्चन, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों एंटीना छोटे होते हैं, कई बार ये भी रीजन हो सकता है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, बिल्कुल सही बात है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा की बूंदों से रिफ्लेक्शन हो सकता है रेडियो वेव का, इस वजह से भी ये इफेक्टेड हो जाता है। तो अब इसका मतलब क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा, तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ फसल दी हुई है। आप देखिए दोस्तों, नील हरे शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, बिल्कुल ये दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक होती है धान के अंदर, ये ऑप्शन करेक्ट है। राइजोबियम जो लेग्यूमिनेशियम है, ये भी बिल्कुल दोस्तों मटर के लिए, मटर की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। एजोटोबैक्टर जो है, एजोटोबैक्टर दोस्तों ये गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक का कार्य करती है। लेकिन दोस्तों अजोला, अजोला जो है ये मक्का की फसल के लिए नहीं करती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम। तो दोस्तों ये जो 23 क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन ये साइंस से पूछे गए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन, जो 2017 में हिस्ट्री में आए हुए थे क्वेश्चन। ये देखिए 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना था। कथन और कारण दिया हुआ था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। आप दोस्तों देखेंगे ब्रिटिश काल में जब जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर नवीन प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और मशीन से कपड़ों का विकास आरंभ हुआ, मशीन से कपड़े बनने लगे, तो भारत में जो हाथों से बनने वाले कपड़े थे उनकी मांग कम हो गई। आप देखेंगे भारत के निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया। निर्यात शुल्क को बढ़ाने की वजह से भारत में निर्मित जो कपड़ा था वह बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका। इस वजह से इनके भारत के समय जो ब्रिटिश काल में आप देखेंगे भारत का व्यापार संतुलन जो था बिल्कुल अनुकूल नहीं था। और कारण जो दिया था, धन की निकासी स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। बिल्कुल दोस्तों, अप्रतिफलित का मीन्स जिसका कोई फल नहीं मिल रहा था, जो धन की निकासी हो रही थी, निर्यात किया जा रहा था, बाहर जा रहा था धन, वो उसका कोई प्रतिफल भारत को नहीं मिल रहा था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होना चाहिए था करेक्ट, इसका ऑप्शन दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन जो होगा ए गलत है, आर सही है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 25वां, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्या शब्द का वर्णन आता है। अघन्या किसको कहते हैं? गाय के लिए आया है, मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिए। जो कन्हेरी है, कन्हेरी में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। क्वेश्चन 26 का सी ऑप्शन करेक्ट था। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक जो चैत्य ग्रह मिले हैं और विहार मिले हैं, चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दोस्तों चैत्य ग्रह जो होते थे, चैत्य ग्रह जो चेतना से संबंधित होते थे, मतलब जहां पर पूजा की जाती थी, जो बौद्ध भिक्षु पूजा के लिए बनाए जाते थे, जहां पर गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ
चिन्ह रखे होते थे, गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं रखी होती थी, उनको चैत्य कहते थे। विहार का अर्थ होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो आपको पता है जो चैत्य गृह और विहार जो थे चट्टानों को काटकर बनाए गए थे इस एरिया में, पश्चिमी गोदावरी जिले में। बिल्कुल सही बात है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दोस्तों पूर्वी दक्कन का मतलब यही वाला पार्ट हो गया। इसी की पुष्टि भी यही क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट इसी की पुष्टि कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट थे। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा तीसरा करेक्ट था, सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, वह कब तक प्रबद्ध रहेगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए राष्ट्रीय हित में जो भारत का संविधान का 249वां अनुच्छेद है, ये प्रावधान करता है राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा जो है, राज्यसभा ऐसा अधिनियम पारित कर दे और वह आज्ञा अनुमति दे दे कि जो राज्य सूची के विषय हैं इस पर संसद कानून बना दे, तो ये कानून जो है कितनी अवधि तक लागू रहेगा इसका बात कर रहा है। तो याद रखिए ऐसा कानून 1 वर्ष की अवधि से ज्यादा लागू नहीं रहेगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। मतलब जो अकबर का शासनकाल था उसी समय, इधर अकबर का शासनकाल था सेम टाइम पीरियड में जो दक्षिण भारत में पूछ रहा है ये भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था। तो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार हलों की संख्या थी। ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के समय यात्रा की थी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 और 2 दिए हुए, आपको देखना है कि इसको सुमेलित करना है। आप देखिए गांधार कला, गांधार कला किससे संबंधित है। कुषाणों से संबंधित है। इसका मतलब गांधार कला कुषाणों से संबंधित हो गई। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ का शिलालेख रुद्रदामन से संबंधित है। आप देखेंगे मिलिंद पन्हो जो मिनेंडर है, मिलिंद पन्हो लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ है, ये मिनेंडर से संबंधित है। और तक्षशिला का लेख जो है पतिक से संबंधित है। तो ये ऑप्शंस जो होंगे इसके करेक्ट मैच होंगे। यहाँ पर आगे कूट दिया होता है, उसी से आप देखकर ऊपर क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। 32वां क्वेश्चन, जौनपुर राज्य। दोस्तों ये जौनपुर राज्य जो है का अंतिम शासक कौन था। ये यूपी स्पेशल से भी आप समझ सकते हैं, यूपी के इतिहास से संबंधित है। हुसैन शाह, हुसैन शाह जो था ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। अब दोस्तों देखिए ये 33 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित था, बिल्कुल बात सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है आप देखेंगे 1818 जो सबसे 1818 के लगभग होता है, तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली, दोस्तों ये 1799 में जो लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, दोस्तों कार्नवालिस जो है ये आप देखेंगे 1790 वाले रीजन में रहता है। कार्नवालिस 1790 वाले रीजन में, जबकि आप देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1818 अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी मैच नहीं था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां। सूची ये दी हुई है, आपको सुमेलित करना था। आदिनाथ, आदिनाथ का दोस्तों दूसरा आप देखेंगे आदिनाथ का ही नाम ऋषभदेव है। ऋषभदेव जो है इन्हीं का नाम है ऋषभदेव आदिनाथ। और ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव इसी से आप याद रख सकते हैं ऋषभ वृषभ, तो याद रखिए बिल्कुल सही बात है। आदिनाथ का जो चिन्ह है प्रतिमा लक्षण वो वृषभ है। आप देखेंगे पार्श्व, पार्श्व ऊपर इसमें रा निकला हुआ है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। सर्प में भी देखिए रा निकला है, तो पार्श्वनाथ का क्या होगा सर्प, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे संभव, संभव जो होगा अश्व, आप देखेंगे अश्व ये वाह निकल रहा है, संभव में भी वाह है, तो ये बिल्कुल दूसरा होगा अश्व। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का संबंध जो है वो जल कलश से है, ये आपको
इजी वे में याद रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बराबर की जो पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल 4 गुफाएं हैं। इसी में आप देखेंगे सुदामा गुफा है, सुदामा के बाद इसी में कर्ण चौपार नामक गुफा है, कर्ण चौपार के बाद इसी में विश्व झोपड़ी है, विश्व झोपड़ी, और इसी में है लोमस जो है। ये 4 जो हैं, 4 गुफाएं जो हैं अशोक के समय काल में बनवाई गई और उसी का जो पौत्र रहा दशरथ उसके समय बनवाई गई। तो ये बिल्कुल बात सही है। इसने पूछा है कौन सा एक सही नहीं है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी बात सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये आजीविकों को ही समर्पित की गई हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी आप देखेंगे दोस्तों 269 ईसा पूर्व में क्या होता है, अशोक कलिंग युद्ध करता है 269 में। तो ये 270 टाइम पीरियड ही रहा होगा जब ये बनी होगी। यहाँ ईसा पूर्व 6ठी दिया जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट है, गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। दोस्तों आपको पता है मत्स्य महाजनपद कहां पर था, राजस्थान में था मत्स्य महाजनपद, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी। कौन सी टिप्पणी। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। यह स्टेटमेंट देने वाला था जीबी मैकाले, ऑप्शन बी जो था इसका करेक्ट है। जीबी मैकाले ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अब आइए दोस्तों देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। 1303 में जो काकतीय शासक थे, 1303 में काकतीय शासक की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में युद्ध में परास्त किया था। अब आप दोस्तों अगर ये 1303 ही आपको याद है, 1303 में वारंगल में किसे परास्त किया जा रहा है, इल्तुतमिश का शासनकाल ही। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये बेचारे का शासनकाल 1210 से 1236 के बीच रहा, तो ये टाइम पीरियड में फिक्स नहीं रहेगा। बलबन 1286 में बलबन भी खत्म हो जाता है, तो इसके टाइम पीरियड से भी नहीं मैच कर रहा है। और मोहम्मद तुगलक जो है इस टाइम पीरियड के बाद में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है। तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी का टाइम पीरियड देखेंगे अगर आप 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है, तो इसी से आप इजीली टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब दोस्तों ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 39वां क्वेश्चन है। एक तरफ विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ आपको विद्रोह का वर्ष दिया गया है। दोस्तों ये सारे हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर भी करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। पावना विद्रोह 1873 में होता है, बिल्कुल सही है। दक्कन का किसान विद्रोह 1875 में होता है, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 में, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों कोल विद्रोह 1870 में नहीं होता है, ये गलत है। इनकरेक्ट जो है ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। और दोस्तों इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, आपको पता है अकबर द्वितीय जो था इसने ये राजा की उपाधि इनको दी थी। ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नागपट्टनम बिल्कुल किए थे, चिंसोरा में किए थे, मछलीपट्टनम में किए थे, दोस्तों आगरा में भी इन्होंने किए थे, और आप देखेंगे ये कोचीन में भी इनको डचों के द्वारा किए गए। इसका मतलब अगर आपको इतना पता है तो यहाँ पर आपको पता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन था, सभी जगह पर किए थे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। आप दोस्तों इसमें प्रिडिक्ट करने जाएंगे स्वराज दल का समर्थन कौन कर रहा है केंद्रीय विधानसभा में। ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो उम्मीद भी नहीं करेंगे आप, मोहम्मद अली जिन्ना, इसने जो था स्वराज दल का समर्थन किया था। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वहां पता चलेगा।
आप देखेंगे स्वराज दल की स्थापना भी अगर आप जाएंगे तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में ही होती है और किसके द्वारा की जाती है? चित्तरंजन दास और इसके चित्तरंजन दास के साथ मिलकर किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इस स्वराज दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और 1905 में आप देखेंगे जो बनारस अधिवेशन कांग्रेस का होता है, ये बनारस में होता है 1905 का अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो दोस्तों पैरेलल गवर्नमेंट, जो समांतर सरकारों की जो शुरुआत होती है वो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय होती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति पूर्वक टिप्पणियां की थी? तो दोस्तों आपको पता है मेरठ षड्यंत्र केस का जो पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से घटनाओं का कालक्रम बताना है। चंपारण, आपको पता है दोस्तों, चंपारण महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, 1917 में होता है। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह होता है आपको पता है 1919 के समथिंग इसका होता है। खेड़ा किसान आंदोलन ये 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये 1918 में होती है। अगर आप दोस्तों जाएंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है? चंपारण सत्याग्रह 2, फिर इसके बाद अहमदाबाद मिल हो रही है 4, फिर इसके बाद खेड़ा हो रहा है 3 और सबसे लास्ट में हो रहा है रॉलेट एक्ट 2 4 3 1 2 4 3 1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। अब दोस्तों इंडियन पॉलिटी से आप देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यसभा से पूछा गया 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? दोस्तों अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति ही तो करेगा अंतरराज्य परिषद का गठन, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से संबंधित क्या नहीं है? कौन सा जो उपबंध है अनुसूची 3 में नहीं है? दोस्तों संघ के मंत्री बिल्कुल पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप दोस्तों नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में अलग से किया गया है, ये अनुसूची 3 में नहीं है। इसका मतलब तीसरा करेक्ट है। हाँ, चौथा सही है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप जो है इसी में पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, बिल्कुल गलत। पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, बिल्कुल गलत। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम में से किसी एक को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दोस्तों बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यह राष्ट्रपति को है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। दोस्तों गलत है, राज्यपाल विधानमंडल का बिल्कुल हिस्सा होता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। दोस्तों जो विधान परिषद है उसकी 1/6 भाग जो होते हैं सदस्य, वह राज्यपाल मनोनीत करता है। ऑप्शन तीसरा भी करेक्ट है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। दोस्तों आप देखेंगे मृत्यु दंड को वह माफ नहीं कर सकता है, और जो मार्शल कोर्ट है उसके निर्णय को नहीं बदल सकता, लेकिन बाकी की न्यायिक शक्तियां उसके पास होती हैं। इसलिए ऑप्शन चौथा गलत है। मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन सही था, तो इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है
सही था। अब देखते हैं 52 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, बिल्कुल ये प्राथमिक चिकित्सा का अधिकार आर्टिकल 21 में ही आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, दोस्तों ये भी उनकी स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार से ही संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, दोस्तों ये भी बिल्कुल आर्टिकल 21 से संबंधित है। मृत्युदंड, दोस्तों अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है और वह कहता है मुझे आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जीने का अधिकार है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों ये संवैधानिक संस्था नहीं होती है, क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, बिल्कुल सही है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये चौथा जो ऑप्शन है, यह एक परामर्शदात्री बिल्कुल संस्था है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इसमें आप पहला ऑप्शन गलत है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। रीजन क्या है? भारत का एक अपना अलग संविधान जो है, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का व्याख्या नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथन में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? दोस्तों संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार आपको पता होना चाहिए। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये सामूहिक अधिकार है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, बिल्कुल ये उनका सामूहिक विशेषाधिकार है। साक्षी के रूप में उपस्थित होने से उनकी स्वतंत्रता, दोस्तों ये सामूहिक नहीं है, यहाँ सामूहिक पूछा गया, सामूहिक विशेषाधिकार, ये उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, तो ऑप्शन तीसरा गलत है, ये सही नहीं है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये सामूहिक विशेषाधिकार है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 56। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। आपसे पूछा गया है ये कौन से देश से भारतीय राज्यों के संघ की संकल्पना को लिया गया है? तो याद रखिए जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, इसके द्वारा भारत में राज्यों के संघ की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? तो दोस्तों जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर यहां पर है लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसका अगर 1/10वां भाग होना ही चाहिए। किसके लिए? अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति क्या है? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु मिनिमम नंबर ऑफ एमपी जो चाहिए हुए वो है 1/10 होना चाहिए। कोरम है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है, आप देखेंगे 38वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच उस समय काफी तनातनी का माहौल था। ऑप्शन बी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को आप देखेंगे जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो होता है 44वां संविधान संशोधन, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, तो ये चौथा हो गया। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह किया गया था। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसमें जो कूट था, इस कूट के आधार पे आपको बताना था, हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 59 है।
भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं समान हैं, आपको बताना है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों भारत में तो है, आप देखेंगे अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र और राज्य दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर दोनों ने बना दिया है तो उस केस में केंद्र का कानून मान्य होता है, लेकिन यहाँ पर राज्य दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है केंद्र के पास है, ऐसा नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, ये भी गलत है, राज्य और केंद्र दोनों के पास हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, तो दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो है वो कॉमन है भारत एवं अमेरिका के बीच। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, दोस्तों ये भी गलत है। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन इसका होगा केवल तीसरा जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 2 वक्तव्य दिए गए हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन दिया गया है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, याद रखिए ये आदर्श जो आचार संहिता होती है ये संसद के द्वारा अधिनियमित नहीं है, इसको विभिन्न दलों के द्वारा आपसी सामंजस्य के द्वारा लागू किया जाता है आदर्श आचार संहिता को, तो ये संसद के द्वारा अधिनियमित नहीं है। ये ऑप्शन गलत था, रीजन इसका गलत दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे रीजन जो है कहां पर गलत है, रीजन आप देखेंगे ए सत्य है लेकिन उसका रीजन असत्य है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। दोस्तों भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र है वो सीमित नहीं है। रीजन इसका क्या दिया, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। हाँ दोस्तों भारत में लगभग 10 देशों से आप देखेंगे 10 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ भारत ने स्वीकार किया हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन जो है आप देखेंगे इसका ए गलत है लेकिन आर इसका सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 62 था। निम्न में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था। दोस्तों सरकारी आयोग क्या था, सरकारी आयोग जो केंद्र एवं राज्य थे, केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय बनाने के लिए, आप देख रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच लगातार टकराव होता रहता था और अभी भी ये चलता रहता है, तो इनके बीच सामंजस्य बनाने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया और इसके सदस्य जो थे ये डॉक्टर SR सेन जो थे इसके सदस्य थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। यहां पर 2 साइड दी हुई है, एक सूची ये है दूसरी सूची ये है, आपको मिलाना है। यहां पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कौन से राज्य में कितनी है। आप देखिए गुजरात में कितने राज्यसभा सांसद हैं, 11। आप देखेंगे कर्नाटक में कितने हैं, 12। केरल में कितने हैं, 9 और उड़ीसा में कितने हैं, 10। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स से शुरू हो जाती है अर्थव्यवस्था। इसमें बुलक कैपिटलिस्ट का शब्द दिया हुआ था। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको पता है शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे शब्दावली को ही लेकर ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। यहां पर दिया गया बुलक कैपिटलिस्ट क्या होता है, बैल पूंजीपति कैसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वह धनाढ्य नहीं है, तो ऐसे किसानों को कहा जाता है बुलक कैपिटलिस्ट। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 65 था। नीति निनुमोदन प्रस्ताव जो होता है संसद में कब लाया जाता है, जब बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए तो इसे कहते हैं नीति निनुमोदन प्रस्ताव। मितव्ययिता प्रस्ताव है, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि को घटा दिया जाए तो ये जो है मितव्ययिता प्रस्ताव है। आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका सांकेतिक प्रस्ताव जो होता है, बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं, इसे सांकेतिक प्रस्ताव कहते हैं। आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दिया हुआ था, लेखानुदान क्या परिभाषा दे रहा है, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। पूर्ण रूप से नहीं होगा दोस्तों, आप देखेंगे जो इलेक्शन का ईयर होता है
जो चुनावी साल होता है, जैसे 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, अब 5वां साल चल रहा है सरकार का और वह चुनावी साल है, तो सरकार मान लीजिए जिस महीने में, अगर ये फरवरी महीने में ये लेखानुदान लेकर आया जाता है, तो जो अगर जून तक इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो फरवरी से लेकर जून तक का जो सरकार को चलाने के लिए रुपए की जरूरत होती है देश को चलाने के लिए, उसके लिए जो राशि अग्रिम रूप से स्वीकार की जाती है उसके लिए ये होता है लेखानुदान। तो आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 66 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट है। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। स्वास्थ्य नियोजन के बिना अगर नगरीकरण किया जाता है तो इस वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये इसका ऑप्शन, अगर आप देखेंगे ये का दोनों स्टेटमेंट अलग अलग करेक्ट हैं, लेकिन ये जो है रीजन इसका बिल्कुल कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया। दोस्तों आपको पता है जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के द्वारा जो चाइना के अंदर बैंक स्थापित किया गया है उसका नाम है दोस्तों NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये दोस्तों चाइना के अंदर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत जो प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये किनको आच्छादित करती है, मतलब किसको इसको कवर करती है। तो याद रखिए जो केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, इनको यह सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था। तो दोस्तों आपको पता है शिशु मृत्यु दर को कम करने का जो लक्ष्य था, ऑप्शन बी करेक्ट था, 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट है, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजियों से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। दोस्तों ये सभी के माध्यम से जो है स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्रचालन के में रूप में स्वीकार नहीं होता है। तो दोस्तों स्वास्थ्य बिल्कुल जो ग्लोबल आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप में स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है और आर्थिक स्थिति भी होती है, लेकिन आराम जो है, आराम इसका कोई भी मापन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। दोस्तों विरासत चक्र, रामायण चक्र, तटीय चक्र सभी सम्मिलित हैं, लेकिन सूफी चक्र का सम्मिलन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया, यह ईरान से भारत तक फैली है, इसमें कौन से कथन आपको बताना सही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, बिल्कुल सही है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया, यह भी बात सही है। तो ऑप्शन जो आप देखेंगे 1 और 2 सही है, इसका कथन बी करेक्ट है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 77, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था। तो 1995 1995 में परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्न योजनाओं में विचार कीजिए और उन्हें आरंभ होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त
28 अगस्त 2014 को की जाती है। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया की शुरुआत मार्च 2015 में की जाती है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है मई 2015 में होती है, मई 2015 में। और मुद्रा बैंक योजना, इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में की जाती है, अप्रैल 2015। मतलब आप देखेंगे सबसे पहले 28 अगस्त 2014 को, फिर इसके बाद दूसरा डिजिटल जेंडर एटलस मार्च 2015 को, फिर इसके बाद देखेंगे ये अप्रैल महीने में शुरू हो जाती है 2015 में मुद्रा बैंक योजना, और सबसे लास्ट में इसमें दिया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, मई 2015 में शुरू होती है। तो तीसरा 1, 2, 4, 3 इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट है, 1, 2, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 79, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पथ पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यूनेस्को के तत्वाधान में जो सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कोपेनहेगन में किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा जो ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जा रही है? पूरक आहार दिया जा रहा है, रोग प्रतिरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण जो है ये समन्वित बाल विकास सेवा के योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सेवा जो स्वास्थ्य सेवा है एवं पोषण की शिक्षा दी जा रही है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों उदय बिल्कुल सही बात है, विद्युत वितरण कंपनी जो है उनको विद्युत पोषण के लिए उदय योजना शुरू की गई, और हृदय योजना जो शुरू की गई थी विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन था, और अमृत योजना जो थी शहरों में मूलभूत संरचना में सुधार, बिल्कुल सही है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की इसमें शुद्ध पेयजल ये नहीं था, इसमें गलियों और आसपास आप देखेंगे स्वच्छता से संबंधित था, ना कि शुद्ध पेयजल से संबंधित थी ये। क्वेश्चन नंबर 82, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, 2015-16 के अनुसार किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया? तो दोस्तों आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित मतलब निर्गमन रहित, समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना, इसे चक्रव्यूह की उपमा दी गई थी। अब शुरुआत होती है दोस्तों ज्योग्राफी की, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, यहां से शुरू हो रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? तो दोस्तों आपको पता है सियाचिन जो है सबसे विशालतम हिमनद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 84, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर की धारा नहीं है? कनारीज, हम्बोल्ट और ओयोसियो, ये तीनों की तीनों जो है शीत महासागर की जलधाराएं हैं, लेकिन अगुलहास जो है ये गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सिपकीला दर्रा बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा दोस्तों ये जो है नाथुला और जेलेपला जो दोनों के दोनों दर्रे जो हैं ये सिक्किम के अंदर हैं, ना कि मेघालय के अंदर है। जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में, काराकोरम, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिला ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इसका ऑप्शन तीसरा गलत है, नाथुला जो है वो सिक्किम के अंदर है, ना कि मेघालय। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसे यूरोप के तेल की राजधानी कहा जाता है? दोस्तों एबरडीन, कई बार पूछा गया है, एबरडीन को यूरोप के तेल की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये सभी के सभी इजराइल से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो दोस्तों आपको पता है कोलोराडो जो है ये सबसे बड़ा पठार है, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है 89, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, कोचीन। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो वाइजैक जो है विशाखापट्टनम का बंदरगाह जो है सबसे डीपेस्ट बंदरगाह है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित सेल क्रमों में कौन भारत से 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो दोस्तों आपको पता है गोंडवाना क्रम की जो सेलें हैं 90% ये कोयला प्रदान करती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। जबकि धारवाड़ क्रम की जो आप देखेंगे चट्टानें हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ज्यादातर धातुएं मिलती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो दोस्तों जो सेलम है, सेलम ये कच्चे माल के समीप नहीं पड़ता है। अब देखते हैं 92 क्वेश्चन नंबर, लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर जो है दोस्तों अच्छी द्रोणी का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन 93, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी। अगर आप गलत करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन ए आपके सामने आ गया, एक गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आइए 94 क्वेश्चन नंबर है, ये यहां पर जातियों से पूछा है, पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानना है आपको दोस्तों याद होना चाहिए, गारो, खासी और जयंतिया, इनका क्रम अगर आपको याद है तो याद हो जाएगा। आप देखिए गारो खासी आगे दे दिया है, गारो खासी जयंतिया याद रखिए, गारो खासी जयंतिया यहां पर आपको मिल रहा है। यहां जयंतिया पहले दिया गया है, यहां पर देखिए गारो खासी जयंतिया उल्टा किया गया है। यहां पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व, मतलब इधर से इधर, तो गारो खासी जयंतिया का क्रम जो है आपको यहां मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 95 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इडुक्की, तापीय, शक्तिग्रह बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता सुमेलित, ये दोनों गलत हो गए। आप देखेंगे 3 और 4 दोनों में कॉमन है, केवल आपको 2 देखना है। सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब आपको पता चल गया, ऑप्शन ए 2, 3, 4 करेक्ट है। देख लेते हैं, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, दोस्तों दूध सागर जो है मांडवी नदी के ऊपर जलप्रपात है, जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी के ऊपर है, और गोकक जलप्रपात जो है ये घाट प्रभा के ऊपर है, और डुडुमा जो है मत्स्य कुंड के ऊपर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ बिल्कुल सही है, ताइवान, ताइपे ये भी सही है, निकारागुआ, मानगुआ, मालदीव की कैपिटल जो है आप देखेंगे माले है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है। अब दोस्तों यहां पर सूची 2 दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां क्षेत्र दिया गया है, यहां पर स्थानांतरित खेती पूछी गई है। तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित खेती है इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है यहां पर जो स्थानांतरित खेती है इसे वालतरे के नाम से जानते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत जो है इसमें जो स्थानांतरित खेती है इसको झूम के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्थानांतरित खेती है इसको डाहिया के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, सूची 1 को सूची 2 से यहां भी सम्मिलित करना है। वाल्को दोस्तों ये जो है एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थिति आपसे पूछी गई है, तो याद रखिए वाल्को जो है ये कोरबा में स्थित है, और हिंडाल्को जो है हिंडाल्को रेनकूट में स्थित है। आप देखेंगे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये हीराकुंड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, और नाल्को का संबंध जो है वो कोरापुट से है। अब दोस्तों देखिए नगर और कौन सी नदी के किनारे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय नगर हैं। खार्तूम आपको पता है नील नदी के किनारे है, तो इसका दूसरे से मैच हो गया। पेरिस जो है वो सील नदी के किनारे है, इसका बिल्कुल सही है। आप देखेंगे ब्राजिलवे जो है वो ज़ेरे नदी के किनारे है, और रॉटरडम जो है वो राइन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों यहां पर जो
लुडविग्स नहर जो है, लुडविग्स नहर, ये इसको जल मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना 1995 में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है और पहले सबसे इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 105 है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा दोस्तों जो है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन 106 देखते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली के अंदर पाए जाएंगे। शंकु वृक्ष जो होंगे, शंकु वृक्ष कहां पाए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में। कच्छ की वनस्पति कहां होगी? आप देखेंगे जो यहां पर सुंदरबन वेस्ट बंगाल वाला है, आप खारे पानी वाला ये कच्छ वनस्पति है तो ये सुंदरबन में होगी। पतझड़ वाले वन जो होंगे वह राजस्थान के अंदर होंगे। अब दोस्तों ये मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस से भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, यहां भी आपको सूची 1 सूची 2 दी गई थी। आपको वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल सबके लिए सतत ऊर्जा दशक। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी, मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके रिसाव की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अब दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना, आप इसमें देखेंगे जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही 19 करोड़ के करीब है। तो इसकी टोटल जनसंख्या के मामले में जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो प्रतिशत रूप से कम होंगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था, उत्तर प्रदेश। अब जनगणना से यह क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या में कमी आई है? तो आपको पता है दोस्तों नागालैंड में निगेटिव ग्रोथ रेट आई है, तो नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से तो काफी ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के मामले में नीचे है? तो यह है हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात काफी डाउन है। अब क्वेश्चन 134 है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, दूसरी तरफ स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि ये एसी से होता है, एयर कंडीशनर से होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। अब क्वेश्चन 135 है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? 5 माइक्रोन से भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों इसी वजह से ये जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ए आर दोनों सही है और रीजन जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जो है संगठन का सही क्रम है? दोस्तों जनसंख्या से समुदाय बनते हैं, समुदायों से पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के भूदृश्य बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं होता है दोस्तों। ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को होता है, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? हरित गृह प्रभाव से दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहां भी दोस्तों आपको बताना है प्रदूषक और उनसे होने वाली बीमारियां जो दी गई हैं, पारा से मिनीमाटा होता है, बिल्कुल सही है। कैडमियम से इटाई होता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन से दांत और हड्डियों की भंगुरता हो जाती है, ना कि अपच होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.036 जो है ये इतने प्रतिशत मानी जाती है, करेक्ट है। तो यहां पर 6 होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाता। अब क्वेश्चन 142 है, जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे होता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को सबसे ज्यादा संकट होता है। अब 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल सही है। तेल चालित स्वचालितों की संख्या में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही है। सौर धधक में वृद्धि, ये गलत है। अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी सही है। 1, 2 और 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। आप देखेंगे 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 144 था, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? बायोमास के बारे में पूछ रहा है, किसका बायोमास सबसे अधिक होता है? बायोमास का मतलब होता है अगर कोई चीज अगर आप ले रहे हैं, जैसे आपने पेड़ लिया, पेड़ से जो वाटर है, जल को अगर बिल्कुल निकाल दें तो जो सूखा हुआ मास मतलब उसका द्रव्यमान है, उसे कहते हैं बायोमास। तो यहाँ पर दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 145 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था। यहां पर दोस्तों 2 सूचियां दी गई हैं, 1 सूची 2 सूची। ये यूपी स्पेशल, अब यूपी स्पेशल शुरू हो गया है। आप देखेंगे खेल का सामान मुरादाबाद नहीं मिलता है, बल्कि खेल का सामान मेरठ में मिलता है। दिया सलाई बरेली में मिलती है। पीतल का जो सामान है मुरादाबाद पीतल नगरी, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस से आपको पता है कई सारे बच्चे मर गए थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 148, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ये दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, हमने उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 का पूरा पेपर हमने सॉल्व किया, 150 क्वेश्चन। इसमें दोस्तों जो करंट अफेयर का पार्ट था हमने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि 2017 के करंट अफेयर से आपका ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो हम दोस्तों एक करंट अफेयर का भी कोई आपको सीरीज लेकर आएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।